अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट खुर्रम बाट। और अगर आप भी मेरी तरह यामाहा बाइक्स के फैन हैं तो इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ है। तो व्यूअर्स, यामाहा ने 2015 में YBZ और YBR के मॉडल मुतारिफ कराए पाकिस्तान में, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 10 साल के अरसे के बाद यानी 2025 में इसकी प्रोडक्शन बंद हो गई। इतने इंपॉर्टेंट सवाल के बाद उससे भी इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या इसके स्पेयर पार्ट्स अभी भी दस्तयाब हैं और उनकी प्रोडक्शन हो रही है, और यामाहा कब से दोबारा प्रोडक्शन पाकिस्तान में स्टार्ट कर रहा है। इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत दिलचस्प रिव्यू भी लेके आए हैं। YBZ DX125 के फैंस कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि हम एक ऑनेस्ट रिव्यू लेके आए हैं एक रियल यूजर का। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, 2015 में यामाहा ने पाकिस्तान में एंट्री मारी हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ कि ये होंडा को टफ टाइम देंगे, लेकिन स्टार्ट से ही यामाहा ने जो मॉडल मुतारिफ कराए उनमें YBZ 125, YBZ 125DX, YBR और YBR 125G। खास तौर पे नौजवान नस्ल ने इन मॉडल्स को बहुत पसंद किया, क्योंकि यामाहा ने कंफर्ट को वैल्यू दी और इसके अलावा स्टाइलिश डिजाइन लेके आए एज कंपेयर टू उनके कंपेटिटर होंडा के, जो कि उस वक्त फ्यूल इकोनॉमी और रीसेल वैल्यू पे जोर दे रहे थे। तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि यामाहा होंडा को टफ टाइम देगी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी वो वैल्यू नहीं बनी जो होंडा की थी, यानी मार्केट का 95% शेयर अभी भी होंडा के पास ही था। लेकिन यामाहा की प्रोडक्शन बंद होने की वजह सिर्फ ये नहीं थी। 2025 में यामाहा की प्रोडक्शन बंद होने की सबसे बड़ी वजह रुपए की डीवैल्यूएशन थी, यानी रुपए की कदर आहिस्ता आहिस्ता इतनी गिरी कि यामाहा जो कि अपने बेशतर पार्ट्स इंपोर्ट करते थे, लोकली मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे थे, उनको अपनी प्राइसेस बढ़ानी ही पड़ी। और आहिस्ता आहिस्ता प्राइसेस इतनी बढ़ी कि 2015 में यही मॉडल्स जो 1,25,000 या 1,30,000 के थे 4,40,000 पे पहुंच गए 2025 में, और अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गए। तो मजबूरन यामाहा को प्रोडक्शन बंद करनी पड़ी। दूसरी वजह एटलस होंडा की मार्केट कैप्चर थी, यानी 10 साल गुजरने के बाद भी यामाहा अपनी सेल को वहां तक नहीं पहुंचा सका कि होंडा को टफ टाइम दे सके। तीसरी बड़ी अहम वजह 2015 में जो मॉडल मुतारिफ कराए गए थे यामाहा की तरफ से, उनमें 10 साल गुजरने के बावजूद भी कोई तब्दीली नहीं आई सिवाय कुछ स्टिकर्स चेंज करने के। लेकिन होंडा ने जिस चीज का फायदा उठाया वो थी उसकी पार्ट्स की हर जगह अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। यामाहा के पास ऐसी फैसिलिटी नहीं थी। बड़े शहरों में तो पार्ट्स अवेलेबल थे, छोटे शहरों में यामाहा के पार्ट्स मिलना एक स्ट्रगल थी और एक अच्छे मैकेनिक की तलाश भी। ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से यामाहा को प्रोडक्शन बंद करनी पड़ी। यामाहा दोबारा प्रोडक्शन पाकिस्तान में कब स्टार्ट कर रहा है, ये अहम क्वेश्चन का जवाब लेते हैं। लेकिन इससे पहले YBZ DX125 के जो फैन हैं उनके लिए एक ऑनेस्ट रिव्यू लेके आए हैं एक रियल यूजर से। तो सबसे पहले वो रिव्यू देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम फारूक, क्या हाल है? ठीक ठाक है? अच्छा व्यूअर्स, फारूक मेरे साथ हैं। तो फारूक, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये मॉडल कौन सा है? 2023 2023 का मॉडल है। और आप ये कब से ऑनरशिप आपके पास है? स्टार्ट से ही। अच्छा, आप इसके फर्स्ट ऑनर हैं? जी बिल्कुल। चलें, गुड हो गया जी। ये तो अच्छा फीडबैक हो जाएगा कि आपने इसको बिल्कुल नहीं भी चलाया है, और अब तकरीबन 3 साल गुजरने के बाद इसके क्या रिव्यू हैं ये भी आपसे पूछते हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये अभी माइलेज क्या दे रही है? कंपनी तो आई थिंक 48 to 52 क्लेम करती है, ऐसे ही तो है। एक्चुअल आपको क्या माइलेज मिल रही है? एक्चुअल मुझे 42 to 45 42 to 45 मिल रही है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आई थिंक कंपनी तो शायद इकोनॉमी या बिल्कुल लो स्पीड पे चलाने पे माइलेज बता रही होती है, डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन में चला रहे हैं। तो फिर भी अच्छी है, 42 to 45 आपको एवरेज दे रही है। गुड हो गया। अच्छा, मुझे बताएं कि ये इसमें आपने अभी तक कोई मेजर कोई पार्ट चेंज किया हो इसका 3 साल के अंदर? वैसे नॉर्मली मिथ ये है कि इसके पार्ट्स की क्वालिटी बड़ी अच्छी है, तो इतनी जल्दी काम निकलता नहीं। तो व्यूवर्स बिल्कुल जानना चाहेंगे क्या 3 सालों में कोई मेजर पार्ट रिप्लेस करना पड़ा आपको? नहीं, मेजर क्या, बल्कि मुझे कोई माइनर पार्ट भी नहीं चेंज करना पड़ा। सीरियसली? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अपार्ट फ्रॉम टायर ट्यूब, जो कि जाहिर है वो तो डेप्रिसिएट होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप रोड पे होते हैं, वो तो वेयर टियर वाला होता है कि लेकिन उसके अलावा मुझे एज सच यानी कोई इंजन खुलवाने का कोई क्लच प्लेट्स का इशू हो जाता है बाद में? नेवर। जैसे फर्स्ट रॉकेट वगैरह चेन तो चेन ग्राडी सेट जो होता है वो तो यूजेज के साथ डेप्रिसिएट होता है,
तो वो शायद मुझे अभी आगे जाके चेंज करवाना पड़े। अभी तक नहीं करवाया? अभी तक नहीं करवाया मैंने, अभी क्या ब्रांड बात न्यू है जी, जो गाय था व्यूअर्स, साथ वही चल 3 साल हो चुके हैं और अभी तक बाइक का कोई खास काम नहीं निकला। तो जो कहते हैं लोग कि यार ये यामाहा की बाइक्स महंगी होती हैं, तो एक्चुअली फिर आप देखें कि वो वैल्यू एडिशन भी करती है आपके पैसे का। अच्छा, तो लेकिन इसके अलावा व्यूअर्स ये भी जानना चाहेंगे, यार मैंने बाइक ले ली है और चले पार्ट्स की क्वालिटी भी अच्छी है, इसकी जो रनिंग कॉस्ट है ना, यानी मेंटेनेंस कॉस्ट जिसको कहते हैं, सॉरी, वो कितनी है मंथ में? यानी फ्यूल चेंज कराते हैं, ट्यूनिंग कराते हैं, कितना खर्चा आ जाता है? वो मैं इसकी ट्यूनिंग करवाता हूँ 1 महीने के बाद, क्योंकि मेरी डेली ट्रैवलिंग होती है तकरीबन राउंड अबाउट 60 किलोमीटर की होती ठीक है। हो गया, तो तकरीबन 1800 किलोमीटर, हाँ। यानी आपकी लगभग 1500 से 1800 किलोमीटर चल 1800 जाती है। किलोमीटर चल जाती है। तो फिर 1800 किलोमीटर के करीब मैं इसका ऑयल भी चेंज करवाता हूँ, फिर मैं इसकी ट्यूनिंग भी करवाता हूँ, और तकरीबन ऑयल और ट्यूनिंग करवा के मुझे तकरीबन 20 to 2500 मुझे कॉस्ट पड़ती है। ठीक है, यानी ये इसमें कितना लीटर पर, मतलब 1 लीटर पूरा डलता है? 1 लीटर का फुल बॉक्स चलता है। मोबिल ऑयल जो है, मोबिल ऑयल ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसमें आपको क्योंकि ना प्राइसेस ऊपर जा रही हैं चीज़ों की, तो बिल्कुल। जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो वो ये भी देखते हैं कि यार इसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी हमें। अच्छा फारूक, इसमें ना बड़ी मतलब सबसे बड़ा होता है कि यार ऑयल कौन सा यूज़ करते हैं, क्योंकि जिस मैकेनिक के पास जाएंगे वो अपना मशवरा देता है। आप कौन सा डलवा रहे हैं मोबिल ऑयल इसमें? अच्छा, इसमें डे फर्स्ट से ना मैं यामाहा का अपना ऑयल जो उनके पास से आता है, उनके सर्विस सेंटर से मिलता है। अच्छा, यामाहा का अपना होता है? हाँ जी बिल्कुल, उसमें एक ब्लू बॉक्स वाला होता है, एक ब्लैक बॉक्स वाला होता है। यामाहा का यमबेले नाम से ऑयल होता है। एक ब्लू बॉक्स और एक ब्लैक बॉक्स हाँ, है, ब्लैक तो ब्लैक डिफरेंस बॉक्स क्या है होता है। दोनों में? ब्लैक बॉक्स वाला जो होता है उसकी विस्कोसिटी जो थोड़ी सी होती है ना, वो थिन होती है, वो थिन ऑयल होता है। और ब्लू बॉक्स वाला जो होता है वो 20-50 होता है, यानी वो जरा थिक ऑयल होता है। जब नहीं लेंगे तो कौन सा डलवाएंगे? ब्लैक बॉक्स ब्लैक बॉक्स वाला, यानी थिन वाला? थिन वाला डलवाएंगे। अच्छा, और अब कितने अरसे बाद अब आप थिक वाला डलवा रहे हैं इसमें? नहीं, अभी भी 3 साल हो गए मेरे पास, और मैंने तकरीबन इसको 31,000 किलोमीटर ड्राइव कर ली है, लेकिन अभी तक मुझे ब्लू बॉक्स पे 31,000 किलोमीटर ड्राइव कर लिया, किलोमीटर 3 ड्राइव साल किया। में। ठीक है, गुड है। और उसके बाद भी अभी मैं ब्लैक बॉक्स ही यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ब्लू बॉक्स की अभी ज़रूरत नहीं पेश आई। अच्छा फारूक, मुझे ये बताइएगा कि एक बड़ा मसला, सबसे बड़ा, यामाहा की प्रोडक्शन बंद हो चुकी है पाकिस्तान से फिलहाल। सबसे बड़ा कंसर्न जो अभी है, क्या इनकी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है अभी? जी बिल्कुल है, इनके आप सर्विस सेंटर पे जाएं और वहाँ से आपको इसके पार्ट्स भी बिल्कुल अवेलेबल होंगे, और सर्विस स्टेशन पे इनके मैकेनिक्स भी अवेलेबल। ठीक है, ओके, यानी डीलर की सपोर्ट भी अवेलेबल है, मैकेनिक्स की, बिल्कुल है। इसके अलावा इनके पार्ट्स भी अवेलेबल हैं। हाँ जी। महंगे तो नहीं हो गए? बाइक पुरानी तो यूज तो महंगी हो गई हैं। नहीं, वक्त के साथ साथ देखें, हर चीज़ ने प्राइस तो इंक्रीज होती है। एक कोई चीज increase- व्यूवर अक्सर पूछते हैं कि लॉन्ग रूट पे चलाई आपने इसको भी? जी बिल्कुल। मतलब एक दिन में कितने किलोमीटर आपने किया है? मेरा यूजली ट्रैवल जो होता है वो तकरीबन 61-62 किलोमीटर डेली का होता है। ठीक है, और उसके अलावा मैंने इसको एक दिन में 250 किलोमीटर भी ड्राइव किया। 250 किलोमीटर, तो क्या एवरेज अंदाजन दी, कुछ पता है आपको? 48 की एवरेज 48 की एवरेज दे गई थी लॉन्ग रूट पे। दिस इज रियली गुड के लॉन्ग रूट पे आपको 48 की एवरेज एक 1 to 5 बाइक दे गई है, तो इट मींस कि लॉन्ग रूट के लिए भी फिट गाड़ी है। जी बिल्कुल। 1 to अगर 5 की कैपेसिटी होने के बावजूद आप आरपीएम जो है वो 6 तक रखते हैं, उसको थोड़ा ठीक सा है। कंट्रोल रखते हैं 5th गियर में, तो फिर आपको अच्छी माइलेज। सही सही सही। और इसके सारे गियर्स आगे लगते हैं? जी बिल्कुल, इसके सारे गियर्स आगे। YBR में पीछे लगते हैं आई थिंक। हाँ जी, पहले वाले जो मॉडल जाते थे उनमें इसी तरह से थी इनकी मैनुअल ट्रांसमिशन। लेकिन ये फ्रंट वाले हैं? ये सारे फ्रंट। अच्छा जी, फ्रंट गियर सारे 5 के 5 इसके हैं। तो अक्सर जो होंडा को यूज करते हैं तो फ्रंट गियर की आदत होती है, जब मूव होते हैं यामाहा पे तो उनको इशू आता है कि बैक गियर लगाने का। अच्छा, मुझे अब जल्दी से ये बता दीजिएगा कि दोबारा अगर लाइफ में मौका मिले कि बाइक नहीं खरीदनी है तो क्या यामाहा खरीदेंगे? जी बिल्कुल खरीदूंगा। अगर यही मॉडल खरीदेंगे कि YBR की तरफ जाएंगे? नहीं, YBR भी मैंने पहले सोचा था कि मैं दोनों में से कौन सा मॉडल सेलेक्ट करूं। असल में दोनों की हॉर्स पावर, इंजन कैपेसिटी सारा कुछ सेम है, सिर्फ इनकी शेप में फर्क है। बहुत ज्यादा फर्क है, मतलब मैं YBR को फैमिली बाइक तो कंसीडर नहीं करता। हाँ बिल्कुल ऐसी है। वो जो आपने फैमिली बाइक का वर्ड यूज किया ना, उसकी वजह ये है कि अगर कोई शख्स टैंकी पे बच्चों को बिठाना है, पीछे फैमिली बैठनी है, तो जिसने छोटे बच्चों को बिठाना है तो वो फिर उस पे बैठाया नहीं जा सकता। और उसके अलावा मुझे पर्सनली जो है ना, ये वाली शेप मुझे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। एक स्पोर्टी लुक भी है नो डाउट, और एक नॉर्मल बाइक की तरह भी बिल्कुल उसकी लुक आती है अगर आप होंडा और उसके 70 वगैरह से कंसीडर जी बिल्कुल ऐसी ठीक है। अच्छा, लास्ट चीज कि क्या आप दूसरों को मशवरा देंगे कि ये बाइक खरीदें? जी बिल्कुल, मैं मशवरा दूंगा। उसके पीछे जो वजह है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इसकी ब्रेकिंग जो है वो बहुत अच्छी है, मतलब आप हाई स्पीड में अगर ब्रेकिंग करते हैं तो ये आपको ऐसा फील नहीं कराती कि ये एकदम हाथ से निकल डिस्क जाएगी। ब्रेक है ना इसकी? हाँ जी, डिस्क ब्रेक है। डिस्क ब्रेक तो आपने सडन अगर पुश करेंगे तो जाहिर है वो डिस्क ब्रेक एकदम टायर लॉक Exactly. करती है, लेकिन आपको उसको
थोड़ा सा मैनेजेबल तरीके से आपको उसको डिस्क ब्रेक को प्रेस करना होता है। सही। दूसरा इसकी वेट मैनेजमेंट, इसका बैलेंस जो है बाइक का, इसका वेट भी अच्छा है, उसके हिसाब से ये अच्छी रोड पे ट्रैवल करती है। एक स्मूथ इसकी ड्राइव है, सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट है इसकी, और कोई भी खड्डा जर्क वगैरह आपको फील नहीं होने देती। अच्छा फरूक, लास्ट क्वेश्चन में से एक, इसकी सबसे अच्छी चीज कौन सी लगती है आपको? सबसे अच्छी चीज़ जो है ना, इसमें वाइब्रेशंस नहीं है, इसकी ड्राइव बड़ी स्मूथ है। और ये जब आप इसको लॉन्ग पे ड्राइव करें तो एक टाइम के बाद होता है ना, बाइक हीट अप होके उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल आपको जैसे स्टार्ट में मिलती है बिल्कुल वैसे ही थ्रू आउट मिलती है। 1 to 5 इंजन कैपेसिटी होने के बावजूद वाइब्रेशन नहीं है? वाइब्रेशन नहीं है, बिल्कुल स्मूथ ड्राइव है इसकी। गुड हो गया। अच्छा लास्ट चीज, इस बाइक की सबसे ज्यादा कंप्लेंट क्या है आपको? अच्छा, कंप्लेन अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे ऐसा जिसकी ड्राइव से या इसकी बिल्ड क्वालिटी से कंप्लेंट कोई नहीं है। हाँ, अलबत्ता इसका जो टायर है, रियर टायर जो है, वो अगर आप रोड पे पानी है, सड़क स्लिपरी है, तो वो आपको बड़े स्किड करता है। हाँ जी, वो स्किड करता है। तो वो या तो आप इसका टायर चेंज कर लें तो बेहतर है, अदरवाइज आपको केयरफुल रहना पड़ता है। अगर रोड और स्पेशली स्लिपरी है तो फिर और अगर आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं या ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि ये स्किड कर सकते। तो व्यूअर, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीडबैक उन्होंने दिया है कि जो पिछला टायर है बारिश के केस में, गीली सड़क के केस में स्किड या स्लिप कर सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा लॉन्ग रूट के लिए स्पेशली। तो थैंक यू वेरी मच फरूक, आपका एक कैंडिड फीडबैक का। आई होप ये डिसीजन लेने में उन कस्टमर्स को हेल्प करेगा जो यामाहा को लव करते हैं और परचेज करना चाह रहे हैं अपनी को। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। वेलकम, थैंक यू वेरी मच। अब हम आते हैं कि क्या यामाहा पाकिस्तान में दोबारा प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। तो व्यूवर्स, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगर दोबारा यामाहा की पाकिस्तान में एंट्री होती है तो आप बाइक खरीदना पसंद करेंगे। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताइएगा कि अभी आपको, अगर आप यामाहा यूज करते हैं तो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है कि नहीं। तो आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन जरूर दबाइएगा। तो आप देख रहे थे मेरा चैनल लेट्स गो केबी।